नमस्कार, मैं हूं दिव्या चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला दी पुरुष का खास शो तब क्या होगा, जहां पर हम बात करते हैं एस्टेट प्लानिंग की। किस तरीके से अपनी वसीयत को आप प्लान कर सकते हैं। देखिए, पिछले दिनों हमने वसीयत नहीं ट्रस्ट बनाओ इस टॉपिक पर एक शो किया था। इस शो के बाद दर्शकों ने एस्टेट प्लानिंग से जुड़े ढेरों सवाल हमसे पूछे हैं। आपकी मेहनत से बनाई गई संपत्ति का भविष्य क्या होगा, आपके बाद उसका सही वारिस कौन होगा, क्या वसीयत लिखना काफी है या प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट ही सबसे बेहतर उपाय है। आज तब क्या होगा में हम इसी तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे और आज के शो में हम क्या कुछ जानने वाले हैं, क्या कुछ खास है। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं, देखिए एस्टेट प्लानिंग क्यों जरूरी है, सबसे पहले इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद बात करेंगे विल वर्सेस प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट, क्या आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद कृषि भूमि पर सीलिंग एक्ट का असर क्या होता है, किस तरीके से आपको जो है थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। ट्रस्ट में शेयर और एफडी कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ये भी एक जरूरी मुद्दा है। संपत्ति का कैसे होगा सही बंटवारा, ये भी हम आज के शो में जानेंगे। लेकिन इन तमाम चीजों पर चर्चा करें उससे पहले समझते हैं नागपुर के प्रदीप मोघे की कहानी। नागपुर के प्रदीप मोघे के पास शेयर, बॉन्ड्स और एफडी है। वे चाहते हैं कि अपनी संपत्ति को प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट में डाल दें ताकि उनके बच्चों को बाद में कोई कानूनी दिक्कत ना हो। सवाल यह है कि क्या ऐसी वित्तीय संपत्तियां सीधे ट्रस्ट में ट्रांसफर की जा सकती हैं और इसका तरीका क्या होगा। क्या इसके लिए अलग से स्टैंप ड्यूटी या ट्रांसफर फी देनी होगी। इस तरह के केस दिखाते हैं कि एस्टेट प्लानिंग सिर्फ संपत्ति की लिस्ट बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके ट्रांसफर की प्रक्रिया भी समझनी जरूरी है। तो देखा आपने, हम भी आज इन्हीं तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे, किस तरीके से एस्टेट प्लानिंग बेहतर तरीके से करें, ट्रस्ट बनाएं या फिर जो है विल का सहारा लें। सर, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं नेक्स्ट जेन एस्टेट प्लानिंग सॉल्यूशंस के फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर दीपक जैन, जो इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। सर एस्टेट प्लानिंग और प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट के विशेषज्ञ हैं और परिवारों को सुरक्षित भविष्य बनाने में मदद भी करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर, सबसे पहला सवाल आज की चर्चा में मेरा यही रहेगा। बहुत दर्शक ऐसे होंगे सर जो हमारे शो से पहली बार जुड़ रहे होंगे, इसीलिए सबसे पहले तो सर आप ये समझा दीजिए सभी को कि एस्टेट प्लानिंग आखिर इतनी जरूरी है क्यों। एस्टेट प्लानिंग क्या है? जब आप ये सुनिश्चित करते हैं कि आपकी संपत्ति आपके बाद उसी को मिले जिसको आप देना चाहते हैं, उतनी ही मिले जितनी आप देना चाहते हैं, उसी तरह मिले जिस तरह आप देना चाहते हैं और उसी समय मिले जिस तरह आप देना चाहते हैं, इस प्लानिंग को एस्टेट प्लानिंग कहते हैं। अब ये आपके लिए कितना जरूरी है और इसके ना करने पे क्या क्या हो सकता है। तो इसके ना करने में पहली बात तो ये है कि आपके परिवार में झगड़ा हो सकता है आपकी संपत्ति को लेकर। आपकी संपत्ति उन लोगों के पास जा सकती है जिनको आप नहीं देना चाहते। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि एस्टेट प्लानिंग यही नहीं है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी संपत्ति का क्या हो। एस्टेट प्लानिंग में ये भी हम सुनिश्चित करते हैं कि कल को अगर मैं किसी तरीके से असक्षम हो जाऊं तो मैं अपनी संपत्ति को कैसे कंट्रोल कर सकता हूं अपने और अपने पत्नी या अपने बच्चों के फायदे के लिए। ठीक, तो एस्टेट प्लानिंग बहुत जरूरी है हर एक व्यक्ति के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जितनी मैंने मेहनत करी है संपत्ति को बनाने में, क्रिएट करने में, वो उसका सही इस्तेमाल हो मेरे बाद, मेरी इच्छा से उसका बंटवारा हो, उसका दुरुपयोग ना हो मेरे बाद। इन सब चीजों के लिए एस्टेट प्लानिंग बहुत जरूरी है। ठीक है सर। सर, एक चीज और बताइए कि जिस तरीके से हमने शो की शुरुआत करी विल और ट्रस्ट को लेकर, सर विल और ट्रस्ट में मेजर डिफरेंस क्या है। तो विल जो है वो आफ्टर डेथ डॉक्यूमेंट है। आपकी विल आप बनाते तो आ जाए, पर ये इम्प्लीमेंट आपकी डेथ के बाद ही होती है। ट्रस्ट आप आज बनाते हैं और ये आज ही इम्प्लीमेंट हो जाती है। हाँ, ऐसी ट्रस्ट में बना सकता हूँ जो डेथ के बाद इम्प्लीमेंट हो, पर जनरली हम लिविंग ट्रस्ट बनाते हैं जो आज ही इम्प्लीमेंट हो जाती है। तो अगर आप सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी संपत्ति का बंटवारा आपकी डेथ के बाद ना हो, आज ही आप उसके निर्देश ऐसे दे दें जिसको चैलेंज ना किया जा सके, तो ट्रस्ट एक बेहतर ऑप्शन है। क्योंकि ट्रस्ट में मैं टाइटल अपना जो प्रॉपर्टी का टाइटल है अपनी ट्रस्ट में अपने जीते जी ट्रांसफर कर देता हूँ। और जब मैं जीते जी ट्रांसफर करता हूँ तो डेथ के बाद ट्रांसफर की जरूरत नहीं पड़ती।
अब ये ट्रस्ट के नियमों के हिसाब से बढ़ती रहेगी आगे जाकर, और आप देखेंगे ज्यादातर जो रिस्क है, जो चैलेंज है, वो ट्रांसफर के वक्त ही होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं आपकी विल का सबसे अच्छा इम्प्लीमेंटर कौन है, एग्जीक्यूटर कौन है, तो आंसर आएगा आप खुद। एक ट्रस्ट में आपने अपनी विल अपने जीते जी इंप्लीमेंट कर दी, और अगर किसी को चैलेंज करना है तो अभी करेगा आपके अलाइव होते, और आपके अलाइव होते ही लोग आपकी विल को चैलेंज, आपकी ट्रस्ट को चैलेंज नहीं करेंगे, क्योंकि आप वो वहां पे सेफ गार्ड कर ली। दूसरा फायदा ट्रस्ट का क्या है कि अगर मैं अपने विल में कहूं कि पहले मेरी वाइफ पे जाएगा उसके बाद बच्चों पे जाएगा, एक विल ये सुनिश्चित नहीं कर सकती, क्योंकि जैसी मेरी प्रॉपर्टी मेरे जिसका नाम दिया ट्रस्ट में विल में उसको चली गई, तो बस मेरी वाइफ पे चली गई थ्रू अ विल, अब उनकी विल इस पे इंप्लीमेंट होगी, मेरी विल इस पे इंप्लीमेंट नहीं होगी। अब वो जिसको देना चाहे उसको जाएगी, पर ट्रस्ट में मैं कह सकता हूँ पहले इसको जाएगा, उसके बाद इसको जाएगा, उसके बाद मेरे मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को जाएगा, उसके बाद उनके चिल्ड्रन को जाएगा। तो मेरा कंट्रोल जो है डेथ के बाद कंटिन्यू रहता है ट्रस्ट में, जो कि विल में नहीं रहता। तीसरी चीज, आपकी प्रॉपर्टी का रिस्क बहुत कम हो जाता है, राइट। तो हम सब एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पे पोस्ट मैरिज प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, स्पाउसेस छोड़ के जाते हैं, आपके बच्चों को और आपकी वेल्थ का एक पार्ट एलिमनी में ले जाते हैं। क्रेडिटर्स का रिस्क है, बहुत सारे लोगों ने लोन ले रखा है और उस लोन की वजह से कल को वो लोन खराब होता है तो आपकी पर्सनल एसेट रिस्क पे आ जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे व्यवसाय में जहाँ पे लीगल लायबिलिटीज बहुत हाई है, आप सर्जन हैं, आप पायलट हैं, है ना, आप इस तरीके के ऐसे पेशों से जुड़े हुए जहाँ पे लीगल लायबिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा, ऐसे लोगों के लिए ट्रस्ट बनाना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो संपत्ति ट्रस्ट में चली गई उसके ऊपर उनके पर्सनल एक्ट्स की वजह से रिस्क नहीं है, राइट। तो इन सब कारणों से ट्रस्ट एक बेहतर ऑप्शन है देन विल। पर अगर आप मुझसे सच में पूछेंगे क्या करना चाहिए, तो मैं कहूंगा आप को एक ट्रस्ट बना लीजिए चाहिए, और विल जो है ट्रस्ट के फेवर में बना देनी चाहिए, जिससे कि जो सामान मैं अपने जीते जी ट्रस्ट में डालना चाहूं तो डाल ही दो, मेरी मृत्यु उपरांत जितनी संपत्ति मेरी बची हुई है वो ट्रस्ट में चली जाए, और उन टर्म्स एंड कंडीशन से डिक्टेट हो जो मैंने अपनी ट्रस्ट में जीते जी बना के डाला। ठीक है सर, ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। जैसा कि सर ने बोला कि आपको एक ट्रस्ट बनाना चाहिए, साथ में एक विल भी बनानी चाहिए जो उस ट्रस्ट को सपोर्ट करे। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गई हमारे आज के शो के नींव की बात, जिस पर चर्चा अब आगे जारी रहेगी। इसके अलावा जो हमें दर्शकों ने सवाल भेजे हैं यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, उनको लेकर शो में आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सर से उनकी राय लेते हैं उनके सवालों पर। सबसे पहले प्रदीप कुमार मोघे का सवाल लेते हैं। सर ये पूछ रहे हैं कि सर अगर मैं पूछूं आपसे कि केस स्टडी से जुड़े सवाल को लेते हैं, अगर प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बना रहे हैं तो शेयर, बॉन्ड्स और एफडी को ट्रस्ट में किस तरीके से ट्रांसफर किया जा सकता है? देखिए, फाइनेंशियल एसेट्स को ट्रस्ट में ट्रांसफर करना आसान, प्रोवाइडेड वो ट्रांसफरेबल। जैसे आपने मुझसे पूछा शेयर और बॉन्ड्स को कैसे ट्रांसफर करें, तो शेयर और बॉन्ड्स आपके डीमैट अकाउंट में होंगे। मैं ट्रस्ट, आपकी प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट का एक पैन कार्ड अप्लाई करूंगा और उसका डीमैट अकाउंट खोल लूंगा, फिर ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन से आपके पर्सनल डीमैट से ट्रस्ट के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, तो ये प्रॉपर्टी अब ट्रस्ट की हो गई, ऐसे ट्रस्ट का हो। फिक्स डिपॉजिट को रिडीम करके ही ट्रस्ट में डाला जा सकता है, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट ट्रांसफरेबल नहीं हो, राइट। और इसमें कोई टैक्स का इंप्लीकेशन नहीं आता, क्योंकि इनकम टैक्स में एक सेक्शन है 47(3) जिसमें वो कहते हैं एनी ट्रांसफर टू एन इररिवोकेबल ट्रस्ट इज नॉट अ कैपिटल ट्रांसफर। तो इस वजह से टैक्स का कोई नहीं लगता, गिफ्ट टैक्स इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि जनरली मैंने इन ट्रस्ट में अपने सेक्शन 56 के बेनिफिशियरीज को ही बेनिफिशियरी बनाया हुआ। तो सेक्शन 56 में कुछ रिलेटिव्स डिफाइंड है कि आपके वो रिश्तेदार है जिनको आप अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ गिफ्ट दे सकते हो, जनरली ट्रस्ट में वो ही बेनिफिशियरी होते हैं मेरे बाद। इस वजह से टैक्स ये कंप्लायंट है, और दूसरा ट्रांसफर पे चार्जेस नहीं लगे। ठीक है सर। इसके अलावा सर सतवीर विनोई हमारे एक दर्शक है, उन्होंने अपना सवाल भेजा है, पूछ रहे हैं क्या ट्रस्ट भी क्लाइंट की संपत्ति के साथ फ्रॉड कर सकता है?
नहीं, अगर आप अपनी मृत्यु उपरांत कोई चीज ट्रस्ट में छोड़ के जाते हैं तो आपको सुनिश्चित करना है कि इसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर अच्छा हो। और अगर आप अच्छा गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बहुत मुश्किल है किसी को इसके साथ फ्रॉड करना। अब क्वेश्चन ये कि अच्छा गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या होगा मेरे बाद। पहली चीज, उसमें एक या दो ट्रस्टी नहीं होने चाहिए, दो से ज्यादा ट्रस्टी होने चाहिए। फैसले मिलजुल के लेने चाहिए। ट्रस्ट में एक प्रोटेक्टर अपॉइंट करें जिसका काम होगा कि ट्रस्टी ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, और उस पर राइट होगा ट्रस्टीज को बदलने की। ट्रस्ट में एक ऑडिट क्लॉज कंपल्सरी डाले कि हर 6 महीने में एक चार्टेड अकाउंटेंट या एक लॉ फर्म इस ट्रस्ट का ऑडिट करेगी कि क्या आप ट्रस्ट डीड को फॉलो कर रहे हो या नहीं। ऐसे बहुत सारी चीजें मैं ट्रस्ट के अंदर डाल सकता हूं जिससे ये इंश्योर करे कि ये जो ट्रस्ट डीड है ये फॉलो होती रहे और फैमिली में कोई इस ट्रस्ट की वजह से फ्रॉड ना हो। ठीक है सर। इसके अलावा तपेश गौतम क्या पूछ रहे हैं कहने हैं यूपी में कृषि भूमि की होल्डिंग पर सीलिंग एक्ट लागू है। एक व्यक्ति स्वयं अर्जित की गई भूमि के रूप में अधिकतम 12 एकड़ के आसपास तक ही कृषि भूमि रख सकता है, 12.5 एकड़, जबकि विरासत में मिली भूमि की स्थिति में ये सीमा जो है 18.5 एकड़ हो जाती है। क्या कोई ट्रस्ट या अन्य व्यवस्था इस सीमा को जो है ज्यादा की होल्डिंग करने में मदद कर सकती है? सर, इस तरीके का कोई प्रोसेस है, कोई ट्रस्ट है, किसी तरीके का डॉक्यूमेंटेशन है जिससे ये जो लिमिटेशन है ये बढ़ा सके कोई भी व्यक्ति? लॉ बिल्कुल क्लियर है, या तो आपके नाम या इनडायरेक्टली आपके नाम। वो लिमिट वही है 12 एकड़ और 18 18.5 एकड़। तो ट्रस्ट की वजह से आप वो लिमिट पार नहीं कर सकते, राइट। तो लिमिट उतनी ही रहेगी चाहे आप डायरेक्टली ओन करें या ट्रस्ट के थ्रू ओन करें। तो उसको आप बीट नहीं कर सकते, उसको आप उसके आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे आप वो यूपी में हो या कहीं पे और सीलिंग। तो ट्रस्ट आपकी ट्रस्ट है तो वो आपकी ही होल्डिंग मानी जाती है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। मधुसूदन अग्रवाल का सवाल लेते हैं। पूछ रहे हैं ट्रस्टी कौन होते हैं, वो कैसे विश्वास योग्य होते हैं? सर, ये मुझे लगता है एक थोड़ा सा बेसिक सवाल भी है, एक ऐसा सवाल है जो इस चर्चा का बेस भी बना सकता है। सर, ट्रस्टी कौन होंगे, ये कैसे चूज करें? डेफिनेशन क्या है ट्रस्टी की? विश्वास कितना उन पे किया जा सकता है? तो ट्रस्टी कौन है? जिसके पास पावर है आपकी ट्रस्ट डीड को इम्प्लीमेंट करने की। तो ये ट्रस्ट में मैनेजर की तरह काम कर, और पर इनका उत्तरदायी है जो आपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं वो फॉलो करें ट्रस्ट डीड। तो आपने अगर कोई रूल्स बनाया कि ये कर सकते हो ये नहीं कर सकते, जिसने डीड बनाई है ट्रस्ट डीड जिसे सेटलर कहते हैं, उसको फॉलो करना ट्रस्टी का ऑब्लिगेशन है। और ट्रस्टी अगर उसको फॉलो नहीं करता है तो उस पर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं, राइट। इट्स एक्चुअली अ क्रिमिनल ऑफेंस, राइट। अब आपका क्वेश्चन ये है कि कैसे ये विश्वास योग्य हम ट्रस्टी चूज करें। तो सबसे पहले आपको इंश्योर करना होगा ट्रस्टी एक परिवार का शुभ चिंतक, वेल विशर। दूसरा, आप एक बेनिफिशियरी को भी ट्रस्टी बना सकते हैं जी। सुबह मैंने कहा मेरी डेथ के बाद मेरे तीनों बच्चे बेनिफिशियरी बन जाएंगे, अब मैं इन तीनों को भी ट्रस्टी बना सकता हूं उस ट्रस्ट का, उसके ऊपर कोई रोक नहीं है, राइट। तीसरा, मैं इसमें ऑडिट के प्रोविजंस डाल सकता हूं कि कोई बाहरी व्यक्ति इस ट्रस्ट का कंपल्सरीली पीरियोडिक ऑडिट करेगा और चेक करेगा क्या ट्रस्टी इस ट्रस्ट डीड को फॉलो कर रहे हैं, और नहीं कर रहे तो वो उनको वार्निंग इश्यू कर देगा कि आप ये गलत कर रहे हो, ट्रस्ट डीड में अलाउड नहीं। और आफ्टर सर्टेन वार्निंग वो कोई भी फाइल कर सकता है, क्रिमिनल केस एटसेट्रा। तो आप ये सुनिश्चित कर सकते हो बाय इंक्लूडिंग अ फैमिली मेंबर, बाय हायरिंग अ प्रोफेशनल टू एक्ट एज ट्रस्टीज। मैंने अपने सीए को, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को वन ऑफ द ट्रस्टीज बना दिया अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ। इस तरीके से मैं कोशिश कर सकता हूं और ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को क्रिएट कर सकता हूं जो जिन पे मुझे विश्वास है और जो विश्वास योग्य है, जो इस पैसे का, इस ट्रस्ट का ध्यान रखेंगे मेरे बेनिफिशियरीज के लिए। ठीक है सर, तो इस तरीके से आप जो है चुनाव कर सकते हैं किसको आपने ट्रस्ट में शामिल करना है, किसको नहीं करना है। राकेश खन्नी का सवाल आया है, पूछ रहे हैं मेरे पास एक चैरिटेबल ट्रस्ट है,
लेकिन उसके सभी सदस्य परिवार के ही हैं, क्या इसे फैमिली ट्रस्ट माना जाएगा सर? नहीं, अब सदस्य एक ट्रस्ट में कौन कौन होते हैं? एक होता है सेटलर, एक होता है ट्रस्टी, और एक होता है बेनिफिशियरी। अगर सेटलर और ट्रस्टी परिवार के हैं, बेनिफिशियरी पब्लिक एट लार्ज है, तो ये स्टिल चैरिटेबल ट्रस्ट। पर अगर बेनिफिशियरी ही परिवार है तो ये चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं रहेगा, ये प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट हो जाएगा, और इस पे सारे प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट के कानून लागू हो जाएंगे। तो बेनिफिशियरी से पता चलता है कि ये पब्लिक के लिए है या पर्सनल के लिए, है ना। आपने कहा, पब्लिक के भी कई डेफिनेशन हो सकते हैं। आपने कहा ऑल ब्लाइंड पीपल इन दिल्ली, तो ये एक पब्लिक ट्रस्ट होगी, इनके लिए बनाई गई, है ना। ऑल जैन स्टूडेंट्स इन दिल्ली, उनकी उनकी स्कॉलरशिप के लिए ट्रस्ट बनाई, ये पब्लिक ट्रस्ट होगी। पर अगर मैं कहूं ऑल चिल्ड्रन इन माय फैमिली, इसके बेनिफिशियरी हैं, तो अब ये प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट होगी। ठीक है सर। तो ये जो है डिफरेंसेस हैं, किस तरीके से आपकी ट्रस्ट डिफरेंशिएट होती है, सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है। आगे बढ़ते हैं, वीरेंद्र का सवाल लेते हैं। वीरेंद्र जो है एक किसान है, कह रहे हैं क्या मैं अपनी ज़मीन जो है, भूमि है, उसका ट्रस्ट बना सकता हूँ? सर क्या आपकी सलाह रहेगी? किसान है ये और अपनी भूमि जो है उसका ट्रस्ट बनाना चाहते हैं। आप, एक किसान अपनी भूमि को ट्रस्ट में ट्रांसफर कर सकता है, पर याद रखिए उससे सीलिंग एक्ट को आप ज्यादा उससे जमीन नहीं दे सकते, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, कुछ स्टेट्स में, कुछ राज्यों में फार्मर सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है टू ओन एग्रीकल्चर लैंड। अब ट्रस्ट के नाम तो फार्मर सर्टिफिकेट नहीं बनेगी, क्योंकि वो इंडिविजुअल का बनता है। ऐसे में ट्रस्टी और बेनिफिशियरी दोनों का फार्मर सर्टिफिकेट हो तो ये ट्रांसफर हो सकती है, राइट। और कुछ स्टेट्स में प्रतिबंध भी है कि हम किसी भी एंटिटी के नाम किसी कृषि भूमि को नहीं जाने देंगे। तो ये बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आपके राज्य में क्या रूल है। पर हाँ, इन जनरल ट्रस्ट कैन होल्ड एग्रीकल्चर लैंड, ट्रस्ट के पास एग्रीकल्चर कृषि भूमि होल्ड करने की पावर इन जनरल है। ठीक है सर। कैलाश चौफ का सवाल है, कह रहे हैं शादीशुदा लड़की को संपत्ति नहीं देना चाहें तो क्या करना होगा? ट्रस्ट बनाने से कोई फायदा होगा या नहीं? सर ये शादीशुदा लड़की को जो है संपत्ति नहीं देना चाहते हैं तो फिर इन्हें क्या करना चाहिए? अब इस क्वेश्चन के 2-3 पार्ट हैं जो आप समझने की कोशिश करिए। पहली बात, ये संपत्ति कहां से है? ये सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है या एंसेस्ट्रल है, पुश्तैनी? अगर ये पुश्तैनी है तो सन 2005 के बाद आपके पास राइट ही नहीं है इसको ना देने का। आपकी बेटी, चाहे वो शादीशुदा हो या ना हो, वो अपने माँ के पेट में से ही इसकी ओनर बन के आई है, पार्ट ओनर, राइट। तो 2005 में हमने हिंदू सेक्शन अमेंडमेंट एक्ट कहा, और उसमें कहा मैरिड डॉटर्स की वही राइट्स होंगे जो मैरिड सन के। तो अगर ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो आप उनको इस संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकते, आपके पावर में। पर अगर ये सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, आपकी खुद की बनाई हुई प्रॉपर्टी है, तब आप चाहें तो अपनी मैरिड डॉटर को इस संपत्ति से अलग कर सकते हैं, उनको ना देना चाहें तो दे सकते हैं। तरीका क्या है? 2 तरीके हैं। या तो आप विल बना दें और लोगों के फेवर में, पर उसमें प्रॉब्लम क्या है विल में, कि वो चैलेंज हो सकती है, उसमें कंट्रोल का पता नहीं है। दूसरा तरीका क्या है, आप एक प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बनाएं और अपने जीते जी ये प्रॉपर्टी उस ट्रस्ट में डाल दें, और उस ट्रस्ट में लिखें जीते जी मैं बेनिफिशियरी हूं, मेरे बाद मेरी वाइफ बेनिफिशियरी है, और हम दोनों के बाद केवल मेल बच्चे ही इसके बेनिफिशियरी। अगर आप ऐसा कर देंगे और ये सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो आप बचा सकते हैं कि ये संपत्ति किसी मैरिड डॉटर पे नहीं जाए। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। सुबीर भटनागर का सवाल लेते हैं। मुझे लगता है ये काफ़ी ज़रूरी सवाल है। ये कह रहे हैं चैरिटेबल ट्रस्ट में कितने ट्रस्टी हो सकते हैं, पहला सवाल है इनका। और पूछ रहे हैं क्या सेक्रेटरी और ट्रेजरर एक ही व्यक्ति हो सकते हैं? तो सुबीर जी, चैरिटेबल ट्रस्ट में कम से कम 2 ट्रस्टी होते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट लॉ में डिफाइन नहीं करेगी, राइट। सेक्रेटरी और ट्रेजरर एक ही व्यक्ति होता है। जैसे ट्रस्ट में सेक्रेटरी ट्रेजरर नहीं होता, वो सोसाइटी में होता है। पर हाँ, आप किसी को सेक्रेटरी बना सकते हो, सेक्रेटरी ट्रस्टी, ट्रेजरर ट्रस्टी, राइट। जनरली आप सेम व्यक्ति को बना सकते हो, पर हमारी सलाह आपके साथ ये होगी कि आप
अलग अलग व्यक्तियों को ये जिम्मेदारी दें, जिससे कि एक दूसरे पे वो चेक रख पाए, और जो पावर है वो कंसंट्रेट ना हो किसी एक व्यक्ति के हाथ, राइट। बट जनरली ये पोस्ट सोसाइटीज में होती है, चैरिटेबल ट्रस्ट में नहीं होती। ठीक है सर। आगे बढ़ेंगे, अशोक जैन का सवाल लेंगे। इनका सवाल आया है, पूछ रहे हैं प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट पर आयकर देनदारी जो है किस तरीके से कैसे कम की जाए। तो प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट में पहली बात तो ये टैक्स न्यूट्रल है, ना तो इसमें कोई एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है ना टैक्स की बचत होती। तो अगर आपने रेवोकेबल ट्रस्ट बनाई तो वो सेटलर के हाथ में ही टैक्स होता रहता है, तो जो आदमी जिसने दिया है पैसा उसी के हाथ में टैक्स हो रहा है, तो उतना ही टैक्स है जितना वो खुद देता अगर वो उसको अपने हाथ पे रखता। अगर आपने स्पेसिफिक इररेवोकेबल ट्रस्ट बनाई तो ये बेनिफिशियरीज के हाथ में टैक्स होता। सपोज मेरी 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, जिसमें जिसमें कि 20 लाख रुपए का रेंट है। अब मैंने ये प्रॉपर्टी ट्रस्ट में डाल दी और इसमें 1/3 ईच के 3 अपने बच्चों को बेनिफिशियरी बना दी। अब ये रेंट जो है इन बच्चों का रेंट माना जाएगा, 10-10 लाख रुपए 3 बच्चों का, और इनको 1/3 रेंट में छूट मिल जाएगी जो इनकम टैक्स में मिलती है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से। बाकी 2/3 पे इनको टैक्स देना पड़ेगा। तो आप स्प्लिट कर इनकम को विदाउट चेंजिंग ओनरशिप लीगली आप टैक्स को कम कर सकते हैं, क्योंकि टैक्स में एक टैक्स प्लानिंग का एक नियम है, नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स बढ़ा दो तो टैक्स कम होगा, क्योंकि वही इनकम ज्यादा लोगों में बढ़ जाएगी तो स्लैब रेट्स कम आ जाएगी। तो कुछ लोगों के लिए वो काम कर सकता है। जनरली मैं आपको बता सकता हूँ, लोग ट्रस्ट बनाते हैं इनहेरिटेंस प्लानिंग के लिए, सिक्योरिटी ऑफ फैमिली के लिए, जी। गलत लोगों के हाथ में अपनी संपत्ति को जाने से बचाने के लिए। वो सब कारण ज्यादा बड़े हैं देन सेविंग सम परसेंटेज ऑफ टैक्सेशन। ठीक है सर। तो ये तरीका हो सकता है, जितना ज़्यादा आप अपनी इनकम जो है वो कंसोलिडेट कर देंगे उस हिसाब से जो है आयकर देनदारी थोड़ी सी आपकी मैनेज हो सकती है। सर एक और हमारे व्यूअर हैं, दिल की बात नाम से इनकी आईडी है, शायद इन्होंने सवाल भेजा है, पूछ रहे हैं ट्रस्ट को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने में कितना पैसा लगता है। सर ये सवाल लगातार आ रहे हैं कि ट्रस्ट को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कैसे करनी है, कितनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है, किस तरीके की ज़मीन जो है किसान अगर है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। सर इसमें पैसा कितना लगता है। ट्रस्ट में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के 2 तरीके हैं। अब मैं रियल एस्टेट की बात कर रहा हूं। एक तो आपने जीते जी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी तो आपको गिफ्ट करनी पड़ेगी ट्रस्ट को, और ट्रस्ट के गिफ्ट करने पे रियल एस्टेट पे स्टैम्प ड्यूटी लगती है नॉर्मल, जो कि अलग अलग राज्यों में 6 से 7% है, कुछ राज्यों में 3% की भी स्टैम्प ड्यूटी है ऑन गिफ्ट टू अ ट्रस्ट। तो 3 से 7% की स्टैम्प ड्यूटी लगती है अगर आप एक प्रॉपर्टी को जीते जी ट्रस्ट में ट्रांसफर करना चाहते। पर एक तरीका है जिससे कि ये स्टैम्प ड्यूटी बच जाती है, और तरीका क्या है, आप अपनी विल ट्रस्ट के फेवर में बनाओ, आप अपनी वसीयत ट्रस्ट के फेवर में बनाओ, तो आपकी मृत्यु के बाद ये प्रॉपर्टी विल से ट्रस्ट में ट्रांसफर हो जाएगी। ऐसे में स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती और पूरी स्टैम्प ड्यूटी बच जाएगी, क्योंकि डेथ के बाद जो ट्रांसफर है वो म्यूटेशन है और उस पर कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं। ठीक है सर, तो ये एक ऑल्टरनेटिव तरीका हो सकता है जिससे आप स्टैम्प ड्यूटी से थोड़ा बच सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल आया है, अभी एक सवाल आया था हमारे पास जहाँ पर दर्शक ने पूछा था कि शादीशुदा बेटी जो है उनको प्रॉपर्टी कैसे ना ट्रांसफर करें, उसका क्या तरीका है। अब एक सवाल आया है श्याम किशोर कुमार जी का, पूछ रहे हैं, कह रहे हैं मेरी 3 बेटियां हैं, सभी शादीशुदा हैं, मैं अपनी संपत्ति उन्हें किस तरीके से ट्रांसफर कर सकता हूँ। सर तो श्याम किशोर जी, सबसे आसान जो तरीका है कि आप उनके फेवर में बिल बना दीजिए, राइट। विल बनाएंगे, कह देंगे ये प्रॉपर्टी इस बेटी को दे रहा हूं, तो उसको मिल जाएगी। पर इसमें रिस्क क्या है कि पहला तो ये विल चैलेंजेबल, लोग इसे चैलेंज कर सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, जब ये बेटी पे चली गई तो बेटी के हाथ में कैसे सुरक्षित रहेगी, वो एक रिस्क है। इसको अगर आप ओवर रूल करना चाहते हैं, इन चीजों से बचना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका होगा आप एक प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बनाएं, अपने जीते जी या अपनी मृत्यु के बाद प्रॉपर्टी ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दे, इस ट्रस्ट के बेनिफिशियरी तीनों बेटियों को बना दें,
और उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लिख दें कि इस संपत्ति का ये उपयोग हो सकता है, ये किराया इन बच्चों को मिलेगा, इस स्टेज पे मिलेगा, और इस तरीके के रूल्स आप अपनी बच्ची और उनके आगे की अगली पीढ़ी तक आप रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं। अब इससे फायदा क्या हो? सबसे बड़ा फायदा होगा, कल को अगर आपकी बेटी से उसके परिवार ने इस संपत्ति को मांगा किसी कारण से, तो उनको ना कहना बड़ा आसान हो, क्योंकि वो कहेंगे हम देना तो चाहते हैं पर हमारे पिताजी ने ट्रस्ट ऐसी बनाई जिसमें हमें अलाउड नहीं है देना, तो ये संपत्ति बच जाएगी। क्योंकि हमने देखा है इंडियन परिवारों में एक लड़की को पैसों के लिए ना करने में बहुत दिक्कत होती है, कि उससे रिलेशनशिप खराब हो जाती है, संबंध खराब हो जाते हैं। पर ऐसा इस ट्रस्ट में देने की वजह से बच्ची के रिलेशनशिप भी बच जाते और संपत्ति भी बच जाती। तो बेस्ट तरीका तो यह है कि आप ट्रस्ट बनाए, 1/3 ईच बेनिफिशियरी बना दें अपने बाद, और उसके बाद विल इस ट्रस्ट के फेवर में बना दें और रूल्स एंड रेगुलेशन लिख दें कैसे ये संपत्ति का इस्तेमाल होगा आपके बाद। ठीक है, तो उसको एक डबल सपोर्ट मिल जाएगा। ट्रस्ट तो आपने बनाई है, अब विल भी उसे सपोर्ट कर रही है, तो इस तरीके से आपकी जो बेटियां हैं आगे जाके उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी इंश्योर होती रहेगी। सर के साथ चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस तरीके से आप अपने सवाल हमें तब क्या होगा हमारे इस खास शो के लिए भेज सकते हैं। देखिए, एस्टेट प्लानिंग से जुड़े सवाल हमें डायरेक्ट भेजिए 9354027995, ये दी बोनस का नंबर है, इस पर एस्टेट लिखकर अपना सवाल हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। साथ ही यूट्यूब, फेसबुक और एक्स पर भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा सीधे अगर आप दीपक सर से कंसल्ट करना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट डिटेल है, वो इस शो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अश्विनी धवन का सवाल लेते हैं। पूछ रही है, क्या बहू अपने सास ससुर से गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है? सर, एक डॉटर इन लॉ के कितने राइट्स हैं? सास ससुर से क्या वो मांग कर सकती है कि उसे गुजारा भत्ता दिया जाए? नहीं, सबसे पहले तो अगर उसका हस्बैंड अलाइव है तो खाली हस्बैंड से गुजारा भत्ते की मांग कर सकती है, सास ससुर से नहीं कर सकती। पर एक विडो डॉटर इन लॉ अपने फादर इन लॉ से गुजारा भत्ता मांग सकती है इंडियन मेंटेनेंस एंड डिपेंडेंसी एक्ट में, राइट। तो अगर पति जिंदा है तो नहीं मांग सकते, पति जिंदा नहीं है, वो विडो है और उसने रीमैरिज नहीं करी, तो एक चांस बनता है कि वो अपने ससुर से गुजारा भत्ते की मांग कर सकते। ठीक है सर, तो मतलब वो लायबल है ना कि मतलब उसे है ये हक कि वो मांगी जा सकती है अगर हस्बैंड नहीं है, तो वो डिनाई तो नहीं कर सकते ना उसके ससुराल वाले। दोबारा शादी नहीं करी और हम खाली ससुर से मांग सकती है, सास से नहीं मांग सकती। सास से नहीं मांग सकती है, ठीक है सर। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, अमर प्रताप सिंह का सवाल लेते हैं। पूछ रहे हैं, क्या संयुक्त परिवार में नाबालिग अवस्था में अथवा जिनकी आमदनी का साधन नहीं है उनके नाम पर खरीदी गई संपत्ति में सभी जो बच्चे हैं उनका बराबर का हिस्सा होगा या संपत्ति केवल उन्हीं की मानी जाएगी? अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई संयुक्त परिवार है और उसमें बच्चों के नाम संपत्ति खरीदी गई है, तो उसका ओनर कौन होगा? तो उसमें ओनर बच्चा है, और बच्चा प्रॉपर्टी ओन तो कर सकता है, कंट्रोल नहीं कर सकता। और कंट्रोल करने के लिए आपको एक गार्डियन अपॉइंट करना पड़ेगा या कोर्ट अपॉइंट करेगा जो इस बच्चे का ध्यान रखेगा। गार्डियन पेरेंट्स होते हैं, जब तक पेरेंट्स अलाइव होते हैं नेचुरल गार्डियन वही है, और पेरेंट्स के बाद कोर्ट अपॉइंटेड गार्डियन होते हैं, या पेरेंट्स भी अपने बच्चों के गार्डियन अपॉइंट कर सकते हैं अपने जीते जी थ्रू अ टेस्टामेंट्री गार्डियन प्रोविजन, लेटर ऑफ गार्डियनशिप, जिसकी हमने चर्चा पहले के कुछ शोज में करी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर पिता की मृत्यु हो जाती है और बच्चे नाबालिग हैं, क्या उनको संपत्ति में हिस्सा मिलेगा या नहीं? तो पक्का मिलेगा। हिंदू सक्सेशन एक्ट में एक हिंदू पुरुष के लीगल हेयर्स कौन है? पहले उनकी मदर, मां, उनकी पत्नी और उनके सारे बच्चे, इन सब में बराबर बांट दी जाएगी। इन स्पाइट ऑफ अ चाइल्ड बीइंग अ माइनर और मेजर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेल और फीमेल, माइनर, मेजर, शादीशुदा, अविवाहित, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चा है, जिंदा है, और आपने उसको एडॉप्शन में किसी को दिया हुआ नहीं है, तो उसको आपकी संपत्ति मिल जाएगी।
ठीक है सर। और जैसे कि सर ने बोला, हिंदू एक्ट के अकॉर्डिंग जो है, अगर पत्नी बची हैं या फिर पति हैं और वाइफ की डेथ हो गई है, सर ये जो आपने अभी बताया, ये आपने बताया कि एक हिंदू पुरुष की जो प्रॉपर्टी है उसकी डेथ के बाद बराबर बढ़ जाएगी, अगर वाइफ है, अगर बच्चे जितने हैं उनमें। सर अगर महिला जो है उनकी डेथ होती है तो फिर वो किस तरीके से बटेगी प्रॉपर्टी? हिंदू फीमेल, मैरिड हिंदू फीमेल की प्रॉपर्टी के लीगल हेयर्स हैं उसके हस्बैंड, उसके बच्चे, और किसी बच्चे की डेथ हो गई जिसके बच्चे अलाइव हैं, उस बच्चे का भी एक शेयर है जिसकी डेथ हो गई। अच्छा। राइट, तो सपोज मेरे मेरे हस्बैंड जिंदा हैं, मेरे दो बच्चे हैं, और एक बच्चा ऐसा है जिसकी डेथ हुई, उसका बच्चा जिंदा है। हम्म। राइट, तो उसमें 4 हिस्से होंगे इसके बराबर, और हर एक को 1/4 मिल जाए। ठीक है। यही हिंदू महिला के लीगल हेयर्स। ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे। अमरजीत सिंह का सवाल लेते हैं। सवाल है इनका, क्या पति और पत्नी दोनों की संपत्ति फैमिली ट्रस्ट में जो है ट्रांसफर की जा सकती है? बिल्कुल करी जा सकती है अमरजीत जी। आप विल या जीते जी दोनों अपनी संपत्ति ट्रस्ट में डाल दीजिए। हम एक ट्रस्ट बनाएंगे जिसमें आप दोनों सेटलर हैं, आप दोनों ही ट्रस्टी हैं, और आप दोनों ही बेनिफिशियरी जब तक आप अलाइव हैं, और आप जीते जी अपनी प्रॉपर्टी इस ट्रस्ट में डाल दीजिए। अब इसके फायदे क्या है? सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप दोनों में से कोई एक इनकैपेसिटेटेड हो जाता है, कोमा में चला जाता है, पैरालिटिक हो जाता है, मेंटली अनसाउंड हो जाता है, तो दूसरे व्यक्ति को बिना कहीं गए हुए एज ट्रस्टी इन एसेट्स को ऑपरेट करने की पावर मिल जाती है। आप दोनों में से किसी एक की मृत्यु होती है तो ऑटोमेटिकली जो सर्वाइविंग बेनिफिशियरी है उसको एसेट मिल जाते हैं, बिना कोर्ट के गए हुए, किसी इंस्टीट्यूशन पे जाए हुए। तीसरा फायदा क्या है? आप दोनों की मृत्यु अगर हो जाती है तो आप आज बता सकते हैं कि फ्यूचर बेनिफिशियरी कौन है, और उनको किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे ये संपत्ति मिलेगी, क्या वो ले सकते हैं, हर साल कितनी मिलेगी, किस किस एज पे क्या मिलेगा, ये आप आज डिसाइड कर सकते हैं। तो पहली बात, ये बिल्कुल हो सकता है। दूसरी बात, ये बिल्कुल करना भी चाहिए। करना भी चाहिए, क्योंकि आगे जाके जो है फैमिली डिस्प्यूट्स हो, इससे बेहतर है कि जब आप जीवित हैं तो एक ट्रस्ट बनाएं, आपकी मृत्यु के बाद आप क्या कुछ जो है सुनिश्चित करना चाहते हैं उसके लिए एक विल बनाएं, ये तमाम चीज़ें करके चले। सर हमारी पूरी चर्चा हुई, बहुत सारी चीज़ें हमने जानी, व्यूअर्स के भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आए, क्या कुछ उनके मन में चलता है। सर एक मेरा अंतिम सवाल है पूरे शो के समअप के लिए। सर एस्टेट प्लानिंग करते वक्त आम आदमी को क्या गोल्डन रूल्स हैं जो हमेशा ध्यान रखने चाहिए? मैं ये बात बहुत बार बता चुका हूं, और मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि सबसे पहले अपने लिस्ट ऑफ एसेट्स बनाओ। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं कि उनके पास क्या क्या है। वो कंप्लीट लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, जिसमें आके आपका मोबाइल फोन नंबर और ईमेल आईडी भी आता है एक एसेट की तरह। राइट, तो डिजिटल एसेट तक पहुंचिए। राइट, तो संपत्ति की लिस्ट बनाए, फिर लिखें या सोचें, अगर मैं नहीं रहा तो मैं ये किसको देना चाहता हूं, कितना देना चाहता हूं और कब देना चाहता हूं। तीसरा, क्या ये ऐसे के ऐसे इनको जाए या इसकी फॉर्म बदल के जाए। सपोज मेरे पे शेयर्स है, अब मुझे पता है मेरी पत्नी को शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, वो नहीं संभाल पाएंगे, तो मैंने अपने विल में लिख दिया मेरी डेथ के बाद ये शेयर्स बेच देना, 6 महीने के अंदर ये सारे पैसे उनको दे देना एफडी बना। तो कैसे जाए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। राइट, तीसरी चीज, अगर जिस व्यक्ति को आप दे रहे हो अपनी विल या ट्रस्ट में, अगर वो व्यक्ति ही जीवित ना रहे आपकी मृत्यु से पहले, तो किसको जाए? तो जो ऑल्टरनेट और सक्सेसर बेनिफिशियरी है वो जरूर रहना चाहिए। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको अपने परिवार में सहमति बनानी है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी संपत्ति ऐसे बटेगी। इस पे एक एग्रीमेंट क्रिएट करना जब आप जिंदा हो, क्योंकि आपकी संपत्ति उनके आपस के रिश्तों को खराब करने का कारण नहीं बननी चाहिए। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एग्रीमेंट क्रिएट करो, सहमति क्रिएट करो, ओपन डिस्कशन करो अपनी फैमिली में कि दिस इज हाउ आई वांट माय वेल्थ बी डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर मी। अगर किसी के कोई सजेशंस है, कभी भी नहीं बोल रहा ऑब्जेक्शंस है, अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो मुझे बताइए। अब आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी उनको वो क्या चाहते हैं। जो वो चाहते हैं उनमें से कुछ चीजें आप कर सकते हो, कुछ चीजें आप नहीं कर सकते।
जो आप आसानी से कर सकते हो मान जाओ, जो नहीं कर सकते उसको साफ मना कर दो, मैं इस समय ये नहीं कर पा। पर जब ये आपके मुंह से निकलता है, इसके चांसेस ऑफ एग्रीमेंट बहुत हाई है। जब आपकी मृत्यु के बाद पता चलता है उनको, तो चांसेस ऑफ एग्रीमेंट बहुत कम है ना। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हमारे परिवार में सहमति हो कि कैसे मेरी संपत्ति मेरी मृत्यु के बाद डिस्ट्रीब्यूट होगी। राइट, राइट। और जब भी आप ये करें, खाली डेथ की प्लानिंग नहीं करें, इनकैपिटेशन की प्लानिंग भी करें कि मैं शारीरिक रूप से असमर्थ हो गया, मानसिक रूप से असमर्थ हो गया, मेरी पत्नी शारीरिक रूप से असमर्थ हो गई, वो मानसिक रूप से असमर्थ हो गई, तब क्या होगा। तो हम तो बार बार कहते हैं तब क्या होगा, जरूर सोचना चाहिए आप। बिल्कुल सर। तब क्या होगा ये आपके लिए एक बड़ा सवाल होना चाहिए, तब जब आप स्वस्थ हैं, जीवित हैं। क्योंकि जब अगर आप, जैसा कि सर ने बोला, मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से परेशानी आ जाती है या फिर आपकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद आप सोचने के लिए समर्थ ही नहीं है। अगर बीमार है तो समर्थ नहीं है, मृत्यु हो गई है उसके बाद तो आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है, फिर आपकी फैमिली में डिस्प्यूट शुरू होते हैं। तो इससे पहले जब आप जीवित हैं तभी फैमिली डिस्कशन करें, कोई भी कदम उठाने से पहले, ट्रस्ट या विल बनाने से पहले, और ये ज़रूर डिसाइड करें कि आपकी क्या संपत्ति आगे ट्रांसफ़र होगी, किस फॉर्म में ट्रांसफ़र होगी, और जिसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं अगर खुदा ना खास्ता उसको कुछ हो जाता है तो फिर उसका सक्सेसर बेनिफिशियरी कौन होगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आज की डिस्कशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छा लगता है सर आपसे जब बात करते हैं तो बहुत सारी डिटेल्ड चीज़ें जो हैं हमें समझ में आती हैं, किस तरीके से जो है एस्टेट प्लानिंग सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं है, लेकिन जो मिडिल क्लास आदमी भी है, जिसकी कम आय भी है, उसको भी एस्टेट प्लानिंग बहुत तरीके से और समझदारी से करनी चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो आपने देखा एस्टेट प्लानिंग किस तरीके से ज़रूरी है। एक बार आपको फिर से याद दिला देते हैं। देखिए, परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलती है जब आप एस्टेट प्लानिंग करते हैं, तो बिना योजना के विवाद हो सकते हैं। आपने कोई प्लानिंग नहीं करी है, उसके बाद आपकी संपत्ति को लेकर परिवार में विवाद छिड़ सकते हैं, जो कि रिलेशंस खराब कर सकते हैं। प्लानिंग से तय होता है कि किसे क्या मिलेगा, किसको कितना हिस्सा मिलेगा, इसकी पहले डिस्कशन कर लीजिए। उसके बाद जब आप नहीं होंगे तो किसी तरीके का डिस्प्यूट नहीं होगा। बच्चों का भविष्य सुरक्षित होता है, तो जाहिर सी बात है आप इन केस नहीं हैं, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो बच्चे आपके सेफ रहते हैं। टैक्स का बोझ कम किया जा सकता है इस हिसाब से। साथ ही बीमारी में फैसले लेने की सुविधा भी मिलती है। अगर आप मानसिक या शारीरिक रूप से बीमार हैं तो आपको पता है कि आपकी जो संपत्ति है कहाँ कैसे एलोकेट होगी। मृत्यु के बाद संपत्ति बर्बाद नहीं होती है। साथ ही संपत्ति का बंटवारा आसानी से हो जाता है अगर आप पहले से ट्रस्ट बनाकर गए हैं। और जैसा कि सर ने कहा, ट्रस्ट बनाइए, जब तक आप जीवित हैं लिविंग ट्रस्ट बनाइए, और उस ट्रस्ट को सपोर्ट करने के लिए एक विल भी बनाइए, ताकि जो कुछ भी आपने ट्रस्ट में जिस तरीके से बांटा है, जिस तरीके से चीज़ें लिखी हैं, वो विल उसको सपोर्ट करे, तो उसे चैलेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। बाकी आपकी मेहनत से बनाई गई संपत्ति सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आपके परिवार की भी सुरक्षा करती है। एस्टेट प्लानिंग और प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट के जरिए आप अपने बच्चों को, वारिसों का जो है, बच्चे हैं आपके वारिस हैं, उनका भविष्य आप सेव कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। तो याद रखिए, वसीयत ही काफ़ी नहीं, सही प्लानिंग भी ज़रूरी है। बाकी आपसे एक बार फिर मिलेंगे, तब क्या होगा के नए एपिसोड में। किस मुद्दे पर चर्चा देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर लिखिए। बाकी आपके जो भी तमाम सवाल हैं एस्टेट प्लानिंग को लेकर, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें बहुत बहुत धन्यवाद।